हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर में अब तक हमने इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का, और जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो देखा था, और फिर उसकी लिमिटेशन देखी थी, एंड देन हमने रदरफोर्ड मॉडल देखा था। रदरफोर्ड मॉडल के जो कंक्लूजन थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस रही। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल की क्या क्या कमियां थी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। यानी कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था अपने मॉडल के कंक्लूजन में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ठीक है। बट एनी पार्टिकल रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन हमें क्या पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन फील करेगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी, जैसे हम कह सकते हैं स्पीड में चेंज थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो एक्सेलरेट करेगा और उसकी वजह से, उस एक्सेलरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा रेडिएशन की फॉर्म में, और एनर्जी लूज करते करते वो फाइनली क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर ही फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। कैसे गिरेगा, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहां से चलता है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है यहां से चला, वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में इस न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। यह जो बीच में सेंटर में दिखाया है ये क्या है, न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ठीक। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन हमें क्या पता है, जैसे ये सर्कुलर मोशन में होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो ये एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेशन होगी इनमें। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज। जिस स्पीड से उन्होंने स्टार्ट किया था वो स्पीड धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एनर्जी लूज करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही ये रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में तो ये क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करते 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 फाइनली वो क्या होगा, न्यूक्लियस में ही आकर गिर जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ रिवॉल्व कर रहा था, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर ही आ गया, न्यूक्लियस के अंदर आके गिर गया। तो इससे क्या होता है, इसका मतलब क्या है, एटम जो है वो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि ये तो स्टेबिलिटी ले रही, क्यों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे उसके अराउंड, और रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस के अंदर ही आके गिर गए वो, ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, न्यूक्लियस तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें कैसे जा सकते हैं। इसका मतलब इस रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो एटम था वो क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया। लेकिन हमें क्या पता है कि एटम क्या होते हैं, फाइनली स्टेबल होते हैं, स्टेबल स्पीसीज होती हैं एटम्स हमारे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम शॉर्ट में कहें तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो फेल था एक्सप्लेन करने में स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। यानी कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं फाइनली वो भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की क्या क्या लिमिटेशन रही, इन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और हमें क्या पता है कि अगर कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में तो वो क्या करता है, एक्सेलरेशन फील करता है, एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, धीरे धीरे वो एनर्जी लूज करता जाएगा, और एनर्जी लूज करते करते क्या होगा, फाइनली वो क्या होगा, जो एटम का न्यूक्लियस है उसी में आकर गिर जाएगा, ठीक है, फॉल इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इसका मतलब क्या है, एटम हाईली अनस्टेबल हो गया। लेकिन हमें क्या पता है, स्टेबल होता है एटम, अनस्टेबल नहीं होता। इसका मतलब जो रदरफोर्ड ने के अकॉर्डिंग जो हाईली अनस्टेबल हो गया एटम, ये ट्रू नहीं था, ये सच नहीं था। इन शॉर्ट हम कहें तो दिस मॉडल इज फेल इन एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि एटम की स्टेबिलिटी को ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये मॉडल जो था वो फेल हो गया। अब इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट आए, नील बोहर उनका नाम है, तो उन्होंने अपना मॉडल दिया, ठीक है, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी, इन कमियों को दूर किया, और आज के टाइम में भी जो एक्सेप्ट किया जाता है मॉडल वो नील बोहर का ही मॉडल है एटम का, ठीक है। तो ये इनकी कुछ कमियां थी, इनको दूर करते हैं। अब नील बोहर मॉडल हम पढ़ते हैं, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब बोहर मॉडल ने क्या किया, जो रदरफोर्ड मॉडल की जो भी लिमिटेशंस थी
यानी कि जो एटम अनस्टेबल था रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, तो उसको दूर किया और एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम के? फर्स्ट पोस्टुलेट इज ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom। यानी कि जो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बोहर है उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जिन ऑर्बिट्स में वो स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं। ये नहीं है कि वो किसी भी ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करेंगे, उनके लिए स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं। तो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atoms। यानी कि एटम्स में जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होंगे, अलग अलग ऑर्बिट्स होंगे, स्पेशल ऑर्बिट्स होंगे। नेक्स्ट इज while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। अब जैसे कि हमने क्या देखा था रदरफोर्ड मॉडल में कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेलरेट हो जाता है और वो क्या होता है, रेडिएट करता है एनर्जी को और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाता है। लेकिन बोहर मॉडल ने क्या कहा, क्योंकि वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही मूव करेंगे, अब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो वो क्या हो गए, उसी ऑर्बिट में रहेंगे, उतने ही डिस्टेंस पे रहेंगे, तो वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेंगे, यानी कि वो एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करेंगे। जितनी एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं उतनी एनर्जी के साथ वो रहेंगे उस डिस्क्रीट ऑर्बिट में। यानी कि जो स्पेशल ऑर्बिट्स की हम बात कर रहे हैं उन स्पेशल ऑर्बिट्स की अलग अलग एनर्जी होगी और इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन ऑर्बिट्स को क्या कहा गया, एनर्जी लेवल्स कहा गया। एनर्जी लेवल्स क्यों, क्योंकि जो ये ऑर्बिट्स हैं वो एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर होते हैं किसी भी एटम में, तो उन एनर्जी ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग वहां पर प्लेस होते हैं। ठीक है, तो यानी कि दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स कहा जाता है इन ऑर्बिट्स को। एंड लास्ट वन इज दीज ऑर्बिट्स और शेल्स भी हम इनको बोल सकते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स। हम इनको लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे के, एल, एम, एन, या फिर हम इनको नंबर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से बोहर के मॉडल की 4 पोस्टुलेट्स रही। क्या क्या कि जो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑफ ऑर्बिट्स जो हैं नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब वो स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा गया। और रिवॉल्व करते टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी को लूज नहीं करेंगे, एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। एंड थर्ड वन इज द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स कहा गया। एंड दीज ऑर्बिट्स और शेल्स जो इनको रिप्रेजेंट किया गया लेटर से, अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम के, एल, एम, एन ऐसे लिखते हैं, और अगर हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन को 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिखते हैं। तो यानी कि क्या कहा बोहर मॉडल ने फाइनली कि हमारे पास मान लो कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, तो एटम के इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होंगे, सर्टेन डिस्क्रीट लेवल्स होंगे। ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होंगे। मान लो एक ऑर्बिट ये रहा, एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये रहा। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर प्लेस होते हैं। ठीक है, ये क्या है, दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस, ये एटम के न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अराउंड जो हमने डिफरेंट ऑर्बिट्स बनाए हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स बनाए हैं, तो ये सर्किट जो अलग अलग डिफरेंट सर्किट और जो हमने सर्कुलर ऑर्बिट्स बनाए हैं इनको क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा जाता है, और इनको एनर्जी लेवल्स भी बोल देते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एनर्जी भी रेडिएट नहीं करते। ठीक है, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं के, एल, एम, एन इस तरीके से। जैसे हम इसकी बात करते हैं, फर्स्ट जो बिल्कुल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है उसको बोला जाता है के शेल। क्या बोलते हैं, के शेल। ठीक है, और जो नेक्स्ट वन है उसको बोलेंगे एल शेल, नेक्स्ट वन को बोलेंगे एम शेल, फिर नेक्स्ट वन बोलते हैं एन शेल। ठीक है, इस तरीके से चलता है। अब के शेल के लिए अगर हम नंबर्स की बात करें तो एन को हम 1 लिखते हैं फर्स्ट सेल, यहाँ पर एल को हम N2 लिखेंगे सेकेंड शेल, इसको N3 बोलेंगे। ठीक है,
और इसको N4 बोलेंगे। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस और सर्कुलर ऑर्बिट जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये बोहर के मॉडल की पोस्टुलेट्स थी और उसने क्या किया था, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे तो वो अपनी एनर्जी भी रेडिएट नहीं करेंगे, और एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो वो एटम के अंदर भी नहीं, न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं गिरेंगे आके। तो इट मींस बोहर मॉडल ने क्या किया, किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें क्या पता चल गया कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि न्यूक्लियस है और उसके पास इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि एटम का फाइनली किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से हम बताते हैं। हम एटम की जब बात कर रहे हैं तो एटम का स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे। हमने मॉडल्स देख लिए हैं, तो हमने जो फाइनली बोहर मॉडल देखा है उसमें क्या देखा हमने कि एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ये कहां से आएगा, हमने क्या कहा था कि जो एटम है, जैसे एटम को हमने क्या बताया था कि ये क्या है, डिविजिबल है फर्दर, और ये क्या, इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स की हम अब बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल से क्या मतलब है कि एटम को फर्दर डिवाइड करने से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं उनको कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हमारे पास एटम के लिए, वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, second is proton and third is neutron। ठीक है, तीन हमारे पास क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब हम देखते हैं कि इनकी किस किस ने डिस्कवरी की और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, चार्ज क्या होता है, इन पे चार्ज होते हैं कि नहीं होते हैं, मास क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन, जो साइंटिस्ट जे थॉमसन है उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और प्रोटॉन्स की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी थी जो साइंटिस्ट हैं गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी। और जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने करी थी इसकी डिस्कवरी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स देखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई फंडामेंटल पार्टिकल्स में वो किस साइंटिस्ट ने की थी, जो जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन्स की जेम्स चैडविक ने की थी। फर्दर क्या है, जो इन्होंने डिस्कवरी की थी इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट करवाई थी। ठीक है, तो हमें क्या है वो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं एटम के और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो हमने अभी के लिए पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की। अब हम चार्ज की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों जो है चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन्स क्या है, दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज इन पे नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, ये चार्ज होते हैं। और कौन कौन से चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे होता है ये नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है इनके ऊपर, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जबकि प्रोटॉन जो है वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। और जबकि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता।
उसके बाद अगर हमने चार्ज की बात कर ही ली है तो कितना कितना चार्ज होता है हम वो भी देख लेते हैं। अगर नेगेटिव की बात, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इन पे चार्ज होता है नेगेटिव है, तो नेगेटिव में होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कूलम क्या है, यूनिट होती है चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही चार्ज को मेजर करने के लिए यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में मिलता है नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव लगाते हैं। और जो प्रोटॉन्स हैं इनके ऊपर ये क्या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड में जो चार्ज होता है वो इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, बट साइन अलग रहता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो चार्ज जो है अगर प्रोटॉन की बात करें तो वो कितना होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे कितना चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो कि प्रोटॉन्स हैं उन पे कितना चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, जो ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसको हम 1 यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो उस पर इतना चार्ज बोल रहे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की बात करें तो 3 से, तो ये एक तरीके से यूनिट चार्ज हो जाता है। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको यूनिट चार्ज हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताएंगे, मास की बात कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये किसका मास होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मास है। किलोग्राम यूनिट किसकी होती है, मास की होती है। तो ये क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। जो प्रोटॉन्स हैं उनका मास जो होता है, प्रोटॉन जो हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और ये अबाउट जो है 200 या फिर 2000 टाइम्स जो है हैवी होते हैं, हैवी देन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, फंडामेंटल पार्टिकल्स देख लिया। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स बताए, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब कितना कितना चार्ज होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पे चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो उस पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर हमने बात करी थी मास की, जो वेट की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, एंड जो प्रोटॉन है उनका मास अबाउट 200 टाइम्स जो है ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ लिए। इसके बाद हम एटम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, हमने क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स भी देख लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, किस किसने डिस्कवर किए हैं, कितना कितना चार्ज और मास होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। एंड हमने मॉडल्स भी पढ़ लिए एटम के स्ट्रक्चर के लिए। हमने जे थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, एंड हमने फाइनली बोहर्स मॉडल पढ़ा था। ठीक है, तो उन सभी के एप्लीकेशन से उन सभी को मिला करके हमारे पास स्ट्रक्चर जो है एटम का वो सामने आता है। तो अब हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या पढ़ना है हमने, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। किसी भी एटम के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी कि जो एटम होता है वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, एंड सेकंड इज आउटर पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियस को हम इनर पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनली उसको न्यूक्लियस नाम दिया गया है, एंड सेकंड जो पार्ट जो उसको आउटर पार्ट बोला गया है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की।
हमने जो मॉडल पढ़े थे, जे थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल, उन सभी के एप्लीकेशंस यहाँ पर लगती है। तो जो हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो टोटल जो सेंटर ऑफ मास बताया गया था, एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बताया गया था। तो उस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला था, वहां पर हमने न्यूक्लियस बोला था। तो हमने क्या कहा था कि न्यूक्लियस क्या था, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करें यहाँ पर न्यूक्लियस की, तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था कि एक एटम के अंदर क्या होता है, एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को क्या बोला था वहां पर, न्यूक्लियस। तो हमें एक बात क्या पता चली यहाँ से कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का ये क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, दूसरा रदरफोर्ड के मॉडल से हमें क्या समझ में आया था कि जो ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ये हमने सॉलिड टाइप बताया था। और हमने क्या कहा था कि जो एटम है उसका जितना भी मास होता है, होल मास, जो सारे का सारा मास होता है, वो इस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज में ही क्या होता है, डिसाइड करता है, रहता है, सिचुएट होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था दूसरा इसमें, होल मास ऑफ द एटम, whole mass of the atom is situated inside the nucleus। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था रदरफोर्ड के मॉडल में। ठीक है, क्या क्या कि जो सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज का उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और किसी भी एटम का जो सारे का सारा मास होता है, होल मास जो होता है, वो कहाँ लाई करता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वो लाई करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये। ठीक है, और हम इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कहां लाई करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहता है, न्यूक्लियॉन्स। किसको, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर मिला देते हैं तो उनका सम किसके इक्वल होता है, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का मास नंबर को क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम मास नंबर के बारे में हम फाइनली डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहां लाई करते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, और इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। तो हम मास नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मास नंबर, दिस इज मास नंबर। ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और अगर हमें एक ही लाइन में लिखना हो इसको, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये न्यूक्लियस के अंदर थी ये सारी चीजें। ठीक है, दूसरा जो हम बात कर रहे हैं आउटर पार्ट की। ठीक है, आउटर पार्ट, जो आउटर पार्ट था ये फाइनली जो था ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, बोहर मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। तो आउटर पार्ट में हमने बोहर मॉडल में क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में। फिक्स्ड ऑर्बिट हमने क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिनको एनर्जी लेवल्स कहा गया था। तो आउटर पार्ट में हम ये लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में वो रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। और एनर्जी लेवल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर से K, L, M, N इस तरीके से। और शेल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो N1, 2, 3, 4 इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है एटम का। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं कि ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, इसमें हमने प्रोटॉन बता दिए और न्यूट्रॉन को हम N से लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन बता दिए, और इसके अराउंड हमने क्या किया, सर्कुलर ऑर्बिट्स बना दिए। उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
उन इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होगी उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, कन्फिगरेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की इन डिफरेंट डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, एनर्जी लेवल्स में, उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, कन्फिगरेशन कहा जाता है एलिमेंट की। ठीक है, तो वो कन्फिगरेशन क्या करती है, वो हेल्प करती है किस चीज में, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में हेल्प करती है, और जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसमें भी वो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, मास नंबर के बारे में, वैलेंसी के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी तक आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर कीजिए इन वीडियोस को देखते हुए। थैंक यू।